हमारे बहुत ख़ास, बहुत करम फरमा मनीष पाटिल साहब हमसे रुखसती चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर जो है वो कुछ हमसे बातें करके जाएं। सर को इन 4 मिसरों से बुलाना चाहता हूं, और सर की शख्सियत और मेरे 4 मिसरे दुआइया 4 मिसरे हैं सर, कि आंधियों से न बुझूं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, तू नवाजे तो मैं जुगनों से सितारा हो जाऊं, और एक कतरा हूं मगर ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। अली जनाब मनीष पाटिल साहब। आदरणीय मंच और जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा है वो स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, मेन रोल जिनका इनमें वो टीचर्स और प्रतिष्ठित नागरिक। मुझे बात करना नहीं आता है, पुलिस वालों को बात करना थोड़ी आता है, मगर ये तो जब्बार भाई का प्यार है, वो मुझे हर बार बुलाते हैं और बोलते हैं कुछ बोलो। अब इन्होंने बार बार बुला के थोड़ा बहुत बोलना सीखा हूं। मुझे स्पीच वीच देना नहीं आता, मैं खाली गुफ्तगू करता हूं। मैं इस मौके पे सबसे पहले ये स्टूडेंट्स को मैं मुबारकबाद देता हूं। ये तो हीरे हैं, ये तो चमकेंगे ही। मुझे जब्बार भाई ने बताया था कि सर ये जो स्कूलें हैं ऐसी रिमोट एरिया की स्कूलें हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बहुत एडवर्स कंडीशन में ये मुकाम हासिल किया है। तो तभी मैंने बोला था कि ये तो हीरे, ये तो कहीं पे भी चमकेंगे, मगर हीरे वैसे नहीं चमकते, उनको तराशने वाले टीचर भी चाहिए रहते। तो आज जिस मुकाम पे ये पहुंचे हैं, इनमें इनके पेरेंट्स और पेरेंट्स से ज्यादा इनके टीचर्स का योगदान रहा है। तो ये स्टूडेंट्स बच्चों के साथ साथ मैं टीचर्स को भी, उनके जो टीचर्स हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। और मैं जब भी कोई भी प्रोग्राम में जाता हूं, अभी यहाँ पे भी मैं गए 2-3 साल से आ रहा हूं, तो मैडम भी रहती है, तो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं ये बात हरदम रिपीट करता हूं। जब भी मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं मैं बात रिपीट करता हूं कि आपको जब भी सक्सेस मिलता है तो उस पर खुश होने वाले 2 लोग रहते हैं। एक माँ बाप को मैं 1 यूनिट पकड़ता हूं, एक माँ बाप और एक टीचर। उसमें ना माँ बाप जब खुश होते हैं ना तो उसमें उनका स्वार्थ रहता है, क्योंकि उनका कॉलर टाइट होता है। मेरा बेटा ये हुआ, मेरा बेटा वो हुआ, मेरे बेटे ने इतने % हासिल किए, या तो आगे जाके भी मेरा बेटा ये हुआ वो हुआ अगर सिलेक्शन होता है। तो टीचर्स का क्या है, कुछ नहीं है, मगर ऐसे ही खुश होते हैं, माँ बाप से भी ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए मैं बच्चों से बोलता हूं कि टीचर जो है ना वो आपके माँ बाप से भी बढ़ के है, बेवजह ही खुश होते हैं। मेरा स्टूडेंट तो जनरली ऐसा रहता है, मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट एज में रहते हैं ना, तब टीचर लोगों की उतनी हम लोगों को अहमियत नहीं रहती है, अनफॉर्चुनेटली। मगर जब हम बड़े होते हैं ना तो हमको याद आते हैं हमारे टीचर। आज भी मेरे टीचर भी हमको जैसे जैसे एज बढ़ता है ना तो हम पीछे की ओर दौड़ते हैं, हमारे टीचर्स हमको याद आने लगते हैं। और टीचर्स की कुछ बातें ऐसी रहती है, जैसा भी सर ने बोला था कि टीचर की जिम्मेदारी बहुत रहती है। आप एक बात समझ लो कि आपको उनको करिकुलम में का सिलेबस नहीं पढ़ाना है। सब टीचर लोगों से मेरी विनती है, आपको सिलेबस में का नहीं पढ़ाना है, आपको उसका अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनाने के लिए जो जो चीजें वो सिलेबस के साथ साथ वो भी पढ़ाना है। क्योंकि टीचर ने पढ़ाई हुई बात वो बच्चे को पूरी जिंदगी भर याद रहती है। मुझे आज भी याद है, मैं 7th स्टैंडर्ड में था, नाम के साथ याद है, हिंदी के मिश्रा सर थे, उन्होंने हमको बोला था कि बच्चों राम को पुरुषोत्तम बोले तो सब पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम कहलाने के लिए उसको जिंदगी भर अच्छा ही काम करना पड़ा। एक भी गलती नहीं चलेगी अगर आपको अच्छा कहलाना है तो। रावण ये बहुत अच्छा इंसान था, उसने जिंदगी में एक ही गलती की, बोलता आपको बुरा कहलाने के लिए खाली एक ही गलती काफी है। आपकी सब अच्छा ही है ना, सब अच्छे नजरअंदाज करेंगे लोग, एक बुराई को टारगेट करेंगे। बुरा कहलाना है आपको तो एक ही काम काफी है, मगर अच्छा कहलवाना है आपको
तो पूरे जिंदगी भर आपको अच्छा रहना पड़ेगा। ये जो बात 7th स्टैंडर्ड में मिश्रा सर हिंदी के तो उन्होंने बोली थी, आज तक हमको याद है। तो इसलिए मैं टीचर्स लोगों को बोलता हूं कि आपकी पढ़ाई हुई बताई हुई चीज है ना, वो बहुत मायने रखती है, बच्चे उसको जिंदगी भर याद करते हैं। और स्पेशली अभी मेरी बच्ची है 5th स्टैंडर्ड में, वो जब बात करती हैं उनके टीचर्स के बारे में, लेडी टीचर स्पेशली, तो लेडी टीचर्स को मैं बोलूंगा, आपने ना बच्चे मां को देखते हैं, आप स्कूल में उनकी मां ही रहती है, वो आपको मां के जैसे ही आपको देखते हैं, तो आपको भी उनको अपना बच्चा। और मैं समझता हूं कि टीचर्स कभी भी है ना, टीचर्स भी बात करते हुए मैं देखता हूं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे ऐसे बात करते, तो उनमें भी वो फीलिंग रहती है कि मेरे बच्चे हैं। तो टीचर्स भी है ना, टीचर ही नहीं रहती है, वो एक मां भी रहती है, जो मेल टीचर रहते हैं वो एक बाप भी रहते हैं। तो आपको टीचर्स लोगों को उनको एक अच्छा स्टूडेंट के साथ साथ अच्छा इंसान बनाने का भी जिम्मेदारी होता है, और मैं समझता हूं कि वो टीचर्स लोग बखूबी वो निभाते हैं, उनका एहसास भी उनको होता है। और जैसे मैंने बोला कि बच्चे तो ये जिन्होंने आज सक्सेस हासिल किया है, ये तो हीरे ही है, ये चमकेंगे, और इनके टीचर्स है जो इनको तराशते हैं। बच्चों को मैं ये बताऊंगा और कि आपको अभी इसमें 10 के और 12 के है ना, 10 के और 12 के, आपका अब तक है ना बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ था, यहां से आपकी जंग शुरू होती है। 12th है ना आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, यह डिसाइड करता है कि आप फिर कौन से रास्ते से जाओगे। और अब तक आप बहुत प्रोटेक्टेड इसमें हो, इसके बाद में आपकी जिंदगी की जंग शुरू हो जाएगी। आपका धीरे धीरे आपको बाहर की दुनिया में निकलना पड़ेगा। तो बाहर की दुनिया में ना जितना प्रोटेक्शन माँ बाप दे सकते थे, तो बाहर निकलते हुए प्रोटेक्शन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कम होते जाता है, और आप एक्सपोज होते हो एडवर्सिटी को, समाज की एडवर्सिटी को। तो इसके लिए आपको अच्छे मार्क के साथ में खुद को मजबूत भी बनाना है। सिलेबस का जो रहता है, एकेडमिक जो सक्सेस है, उसके साथ साथ जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरी है, वो चीजें भी आपको सीखना जरूरी है। किताबी कीड़ा नहीं बनना है, खाली आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। इसके आगे आपने जो सक्सेस हासिल किया है, इसके बाद में ना गोल सेटिंग सबसे पहली चीज है। गोल सेटिंग, आपको गोल अब भी से सेट करना चाहिए। और मैं समझता हूं सर कि आजकल के बच्चे लोग है ना, इस बारे में बहुत हमारे से बहुत स्मार्ट है। मैं देखता हूं कि 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे को बोलता हूं मैं क्या बनना है, तो उसका तो आजकल के बच्चे ना बहुत क्लियर रहते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं तक उनको क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे क्या बनना है। हम तो ऐसे पढ़ते थे, प्रॉब्लम नहीं, अभी मेरे वक्त की प्रॉब्लम, ये बंद कर दिए। अरे तो हम तो ऐसे पढ़ते थे कि 9वीं पास हो गए तो 10वीं में गए, 10वीं पास हो गए तो 11वीं में, 11वीं में गए तो क्या करना है, तो मन में आए ये करेंगे तो वो करेंगे। कोई हमारा गोल सेट नहीं था, खाली ये कक्षा में पास हो गए तो अगली कक्षा में जाना है। वो हमारे जमाने में हुआ करता था, और उस जमाने में इतना बहुत अवेयरनेस भी नहीं था। मगर आजकल के बच्चे लोग इतने स्मार्ट है कि वो 10वीं तक जाते थे, 9वीं 10वीं तक ही उनको क्या करना है कि उसकी क्लैरिटी आती है। तो मैं स्टूडेंट्स को वही बताऊंगा, अगर नहीं है तो आप ध्यान में रखो कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी लाइन में जाना है। वो आप मेडिकल लाइन जाना है, इंजीनियरिंग लाइन जाना है, कॉमर्स लाइन जाना है, क्या है वो 10वीं तक डिसाइड होना चाहिए। 10वीं के बाद में हम लोगों को जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में उतना पूरा एनर्जी लगाओ। जाना है तो कुछ बच्चे लोग बोलते नहीं जाना तो मेडिकल को है, फिर मैथ्स क्यों रखा, नहीं फिर अगर नहीं हुआ तो फिर इधर भी। ऐसा दो इस पे मत करो। अगर आपको जाना है, मेडिकल जाना है, मैथ्स ड्रॉप करो, बायोलॉजी पे फोकस करो। आपको इंजीनियरिंग जाना है, बायोलॉजी ड्रॉप करो। जो करना है वो गोल सेट करो सबसे पहले। उसके बाद में ना प्लानिंग बहुत जरूरी है। हाफाजात मैनर में आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप कहां पहुंचोगे आपको पता नहीं। आपके पास में प्लानिंग होना चाहिए, और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूशन बोले तो उसके ऊपर आपको अमल करना जो है, जो मेहनत लेना है वो।
गोल सेटिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये तीनों चीजें रहेंगी तो आपका सक्सेस रेट और भी बढ़ेगा। आपका जो कंडीशन में आपने जो सक्सेस हासिल किया है वो बताता है कि आप बुनियादी तौर पे होशियार हो, आप इंटेलिजेंट हो, मगर इसको और खुद भी तराशो। अब तक आपको टीचर्स ने तराशा है, अभी वक्त आ गया है कि आपको खुद को तराशना है। आपको खुद समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है, वो हिसाब से प्लानिंग करो। बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं कि सर एमपीएससी की पढ़ाई करना है, कौन सा किताब लूं? मेरा भाई किताब बाद में ले, सबसे पहले है ना सिलेबस ले और ओल्ड पेपर्स सेट ले। पहले सिलेबस की स्टडी करो, ओल्ड पेपर्स की स्टडी करो, उसके बाद में आपके किताबें पढ़ो। आप नहीं तो आप किताबें पढ़ोगे, आप स्टार्ट कर रहे हो, मैंने एमपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता नहीं सिलेबस में क्या है, आपको पता नहीं किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, और आप रट रहे हो किताबें। मैंने कहा इस तरह से नहीं होता भाई। पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले सिलेबस लो और ओल्ड पेपर्स लो और उसका एनालिसिस करो, और उसके बाद में आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आपको क्या करना है। ये चीजें अगर आप करोगे तो आपका सक्सेस रेट है वो दुगना हो जाएगा। आपने जो सक्सेस मिला है वो तो अब तक टीचर्स की, आपकी जो पेरेंट्स है उनका मोटिवेशन, टीचर्स की मेहनत, इससे मिला है, और आप खुद भी इंटेलिजेंट हो, मगर इसके प्लानिंग के साथ में जाएंगे तो आपका सक्सेस रेट और भी बढ़ेगा। भिवंडी जैसे जगह में, भिवंडी जैसा, मैं हरदम बोलता हूं सर कि मैं मुंबई, नवी मुंबई, गढ़चिरौली, अमरावती, अलग अलग जगह पे मैंने किया है। भिवंडी इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिटी, दिस इज द गेटवे ऑफ एमएमआर रीजन। मैं हरदम बोलता हूं ये ना एमएमआर रीजन का गेटवे है, मगर यहां पे हमको अपना माइंडसेट बदलने की बहुत जरूरी है। हम लोग यहां से 15 किलोमीटर थाना जाते, 15 किलोमीटर कल्याण जाते, तो कितना फर्क देखते। ये फर्क क्यों है, ये हमने सोचना चाहिए, और हम लोग क्यों यहां पे है ये भी सोचना चाहिए। अभी बहुत बार मैं तो ये तो स्टूडेंट्स से ही मैं बात करता हूं कि भाई जो तो अभी पक्का घड़ा हो गया है, जो तब के बाहर निकला, उसका तो शेप बदलने वाला है नहीं हम जैसे लोगों का। तो अभी कच्चा घड़ा है तो इसी को अपने को चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बच्चों को हरदम बोलता हूं कि बेटा भिवंडी की आदतें, आपको अगर पूरा जिंदगी भिवंडी में रहना है तो ही आप उनको अपने परसेंटेज में इनकॉर्पोरेट कर लो। अगर आपको पढ़ लिख के आपको आगे बढ़ना है तो बोलते हैं कि प्रोग्रेस कीप्स यू अवे फ्रॉम द होम। आपको आपका जो सक्सेस है वो यहां पे बैठ के नहीं, आपको आपका सक्सेस कितनी बाहर ही लेके जाएगा। मुंबई जाएगा, बेंगलोर जाएगा, पुणे जाएगा, दिल्ली जाएगा, या तो आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाओगे, अब्रॉड भी जाओगे, आपका सक्सेस आपको लेके जाएगा। वहां पे भिवंडी की आदतें मत लेके जाओ। भिवंडी की आदतें, भिवंडी में रहना है तो ही ठीक है, भिवंडी के बाहर जाना है, छोटी छोटी आदतें रहती है जो अपने परसेंटेज में इनकॉर्पोरेट कर लो। अपने आजू बाजू में देखो तो हमको दिखता है कि बहुत सारे लोग अभी तो मैं ट्रैफिक से बदल गया हूं, क्यों ट्रैफिक की बातें करता ट्रैफिक के बारे में जब एक लॉ बनता है, अभी इस पे मुझे चांस मिला तो बोलता हूं, जब एक लॉ बनता है तो जो लॉ बनाने वाले उनका कहना रहे, उनका सोचना ऐसा रहता है कि ये लॉ बना रहे तो ये लॉ जो एरिया को गवर्न करेगा, जैसा अपना लॉ बनता है इंडिया के लिए, तो इंडिया के 100% लोग इसको फॉलो करेंगे। मगर ऐसा होता नहीं है, कुछ 4-5% लोग रहते जो डेविएट होते हैं, जो कानून को तोड़ते, उसके लिए पुलिस रहती है। अभी मैं हरदम बोलता हूं भिवंडी की आबादी कुछ 10, 12, 14, 15 लाख बोलते, तो समझो पकड़ के चलो 12 लाख। यहां पे 6 पुलिस स्टेशन है, एवरेज 500 का सीआर है, तो ऐसा समझ के चलिए कि 3-4 हजार यहां पे क्राइम रेट है भिवंडी का साल का। तो इसका मतलब है कि 10-12 लाख में से 3-4 हजार लोग जो है वो कानून तोड़ते हैं, उसके लिए 6 पुलिस स्टेशन है। तो ये 6 पुलिस स्टेशन काफी है उन लोगों के लिए। मगर आप सोचो कि 10-12 लाख में से अगर 10% लोग, 1,20,000 लोग अगर कानून तोड़ने लगे तो ये पुलिस स्टेशन और ये पुलिस उसको काफी है क्या? नहीं।
अफरा तफरी मच जाएगी पूरी। तो ये जो परसेंटेज, वो परसेंटेज के लिए पुलिस है, काफी है। मगर भिवंडी में ट्रैफिक के मामले में 90% लोग कानून को तोड़ते हैं, और ऐसे, और उसके लिए 12, 14, 15 लोग पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस कहां पूरे पड़ेंगे? 90% लोग तो यहां पे ट्रैफिक के रूल तोड़ते हैं। जब 90% लोग तोड़ेंगे तो कहां से पुलिस उसको सुधारेंगे? उसके लिए पुलिस का, हाँ, फिर उसके लिए ना आपको 50,000 पुलिस चाहिए फिर ट्रैफिक के, जो हो नहीं सकता है। तो बच्चों को मैं गुजारिश करूंगा कि छोटी छोटी चीजें हैं, हेलमेट पहनना, ट्रिपल सीट ना जाना, जब तक लाइसेंस नहीं है तब तक 18 साल के नहीं होते, जिंदगी में चलाना है भाई गाड़ी, तुमको 18 साल के नहीं होते तब तक गाड़ी नहीं चलाना। छोटी छोटी चीजें अपने परसेंटेज में इनकॉर्पोरेट कर लो। दूसरी बात है, टीचर्स लोगों से मैं ये करूंगा कि हम लोगों को ये ध्यान में नहीं आता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि पहले बरसात में, साल में जो बारिश का सीजन है उसमें 65 दिन पानी के हुआ करते थे, बोलो 65 दिन पानी गिरता था। अभी वो 33 दिन पे आ गया, ऑलमोस्ट आधा आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? उसके बहुत सारे फैक्टर है, मगर मैं समझता हूं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक शैतान है, प्लास्टिक एक शैतान है। तो हमको ये घर से बच्चों को ये सिखाना चाहिए, बच्चों ने भी समझना चाहिए कि प्लास्टिक, छोटी छोटी चीजें, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी तो ठीक है, अपने पानी है, मगर कई जगह पे पानी ट्रेन से, उस्मानाबाद जैसी जगह पे ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ता है। तो आज हम ये नहीं करेंगे तो कल जब आप हमारे उम्र के हो जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये बातें आप समझ लो, अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है, वो क्यों हो रही है, ये सब चीजें हम लोगों को समझना चाहिए बच्चों को। और मैं समझता हूं कि टीचर्स ने अपना सिलेबस के अलावा ये चीजों के बारे में भी अवेयरनेस अपने बच्चों में लाना चाहिए, ताकि ये हमारी फ्यूचर के लिए है। इससे ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये हमारी फ्यूचर के लिए है, ये आपके कल के लिए। हम तो नहीं रहेंगे तब तक, हम हैं तब तक तो ठीक है, निकल जाएगा, मगर जब आप बड़े हो जाओगे, बच्चे लोग आप हमारे उम्र के हो जाओगे, तो कंडीशन बहुत, अगर यही रेट से चलता रहा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि 110 मिलीमीटर हाइट 2050 तक बढ़ने वाली है। तो नरीमन पॉइंट एरिया जो है, जहां पे आज गेटवे ऑफ इंडिया है, वो गेटवे ऑफ इंडिया पानी के नीचे चला जाएगा, और बहुत सारी जमीन जो नरीमन पॉइंट पानी के नीचे 2050 तक चला जाएगा। और पूरे दुनिया की जो समुद्र के किनारे जो सिटीज है, तो उसमें का कोई देश का, तो पूरे देश का 20% एरिया जो है पानी के नीचे चला जाएगा। तो ये चीजें कल होने वाले, 2050 कोई दूर नहीं है। तो तब तक हम नहीं रहेंगे, मगर आप लोग रहेंगे। और ये जो बारिश कभी आती है तो आती है, नहीं तो नहीं आती है तो एकदम बरसती है। तो ये सब चीजें हमारे कारण है, ये हम लोग, हमारा ही पाप है ये। तो अभी हम लोगों को इसमें से सीख लेना पड़ेगा, सीख लेनी चाहिए हमको। और ये मैं समझता हूं कि टीचर्स जो है, उन्होंने ये अवेयरनेस बच्चों में लाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन्होंने बोला था कि साहब अच्छा बात करते, मुझे बात करना आता नहीं, और बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमको लेक्चर देने लगे, जो लेक्चर मम्मी डैडी घर पे देते, टीचर इसमें देते। तो बच्चों, मैं एक बार आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आपके सक्सेस के लिए, और आगे के लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप, जैसे मैंने अब तक 2 बार बोला है, आप हीरे हो, आप चमकोगे ही, मगर आपकी चमक और बढ़े, ऐसा मैं ईश्वर के पास प्रार्थना करता हूं। मेरे 2 शब्द खत्म करने के पहले मैं जब्बार भाई और उनके पूरे टीम को मैं उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं। और उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे बहुत अलग अलग, जब सर ने जब फेरिस्त लिया है, तो सर उसने आपने जब बताया कि इनका ये टीम क्या क्या करता है, उसने और एक ऐड करना चाहता हूँ। जैसा मैं 15 अगस्त को गया था,
पता नहीं है, उनको रिश्तेदार पता नहीं है और वो किचन में पड़े हैं, कहाँ कहाँ से उठा के लाए हैं। ऐसे लोगों का ये जो काम करते हैं, जिनको माँ बाप नहीं संभालते, या तो उनके नसीब में नहीं है बच्चे, जो कहाँ है पता नहीं है, उनको ही संभालते। कितनी कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करने के लिए इनको शक्ति मिले और हमारा और पूरे समाज का साथ मिले, और इतना मैं मुबारकबाद देता हूँ और मेरे 2 शब्द यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। अभी हमसे मुखातिब थे आले जनाब मनीष पाटिल साहब।